हेलो एवरीवन, एग्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार दरोगा से संबंधित एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट बुक आया है वॉल्यूम 2, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें टोटल 15 सेट हैं, तो डेली हम एक सेट को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी और ये पल्लव वंश का शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वादामी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वातापी कोंड, ध्यान रखिएगा, वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी। और इसी के समय में चीनी यात्री हेनसांग कांची गया था। कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी थी और इसी ने महाबलीपुरम के एकाश मंदिर रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अच्छा, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण शिखर का पहला उदाहरण है। और जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो किस शैली में बना है? तो पंचायत शैली में बना है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की बात करें तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। किसने? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम पुष्यमित्र शुंग की, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, ध्यान रखिएगा, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और हम मिनांडर की बात करते हैं तो ये यूनानी शासक था और ये जो है बौद्ध मतानुयायी था और इसे बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद कहा गया। क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच वार्ता का उल्लेख मिलता है। अभी ये यूपीपीसीएस 2023 में यह प्रश्न बना है कि मिलिंद पन्हो में क्या है? तो इसमें नागसेन और मिनांडर के बीच वार्ता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घनानंद, ध्यान रखिएगा, घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था कौन? मेगस्थनीज, ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज किसका जो है राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। और मेगस्थनीज की पुस्तक पूछा जाता है तो इंडिका थी, ठीक है, इंडिका जो है मेगस्थनीज की पुस्तक थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ध्यान रखिए, सभा और समिति, सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये भी अथर्ववेद में कहा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसके 9वें मंडल में किसका उल्लेख? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद में जादू टोना रोग निवारण संबंधी उपबंध हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और इब्न बतूता ये कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है, मोरक्को का था। और ये भारत कब आया था? तो ये 1333 में भारत आया था। इसकी पुस्तक ध्यान रखिए, किताब उल रहेला, किताब उल रहेला ये इब्न बतूता की पुस्तक है। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में चीन भी भेजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
देखते हैं दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो है ये कैसा विभाग था? तो ये दान विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी विभाग हैं। इसकी स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ये कैसा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था। दीवाने कोही ये कृषि विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और दीवाने मुस्तखराज इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और ये राजस्व विभाग था। ध्यान रखिए, ये राजस्व विभाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? हरम दल यानी पेटीकोट शासन जिसे कहते हैं, उसे कब मुक्त किया था? तो 1562 में किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। कुछ जगह आपको 1564 में मिलेगा, लेकिन इसमें 1562 दिया। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर को समाप्त किया था। और जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में। ध्यान रखिए, 62 में क्या? दास प्रथा। और 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ये अलीवर्दी ऑप्शन खां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अलीवर्दी खान की, तो इसने यूरोपियों को, ध्यान रखिएगा, यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा किसने दी थी? तो अलीवर्दी खान ने दी थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये किसके समय में किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड क्लाइव जो है पहला गवर्नर था। गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग था। और इसी ने बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था? देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई, कहीं कहीं आपको 20 जुलाई मिलेगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और ये प्रभावी कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त, ये तारीख ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था। और ये किसके समय में हुआ था जो है बंगाल विभाजन? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इतना पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो ये झारखंड से था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पहला संगठित विद्रोह था। और ये कब हुआ था? तो ये 1831 से लेकर 1833 में यह हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह। और इसके प्रमुख नेता की बात करें तो गंगा नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, गंगा नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पहले हम कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के लोग पदे के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है, और इनकी रचना क्या है? आनंद मठ। ये भी ध्यान रखिएगा। अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, ये किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। डफरिन की बात करें, देखिए, जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने कहा था वह जनता, यानी कांग्रेस की बात कर रहा है, वह जनता के
उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से ये जांच के लिए बनाई गई थी हंटर कमेटी, और इसने रिपोर्ट जो है 1920 में प्रकाशित की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। और ये जो हंटर कमेटी थी, इसमें जो है 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों का नाम आप ध्यान रखिएगा, चिमन लाल सीतलवाड़, और दूसरे थे सुल्तान अहमद, और तीसरे थे जगत नारायण। 3 लोग थे, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। ये तो कई बार आ चुका है, कई सारे प्रैक्टिस सेट में। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम क्या कहलाता है? तो इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो। देखिए, पंच प्रयाग हैं, ध्यान से सुनिएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने से कौन बनता है? तो रुद्रप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। ठीक है, पंच प्रयाग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता किसमें होती है? तो ये काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, किसे? काली मिट्टी को। और ये किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये कपास के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा जोड़ता है? तो दक्कन पास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कोको द्वीप की बात करते हैं, कोको स्ट्रीट है, इसकी बात करें तो ये उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, कोको स्ट्रेट। ठीक है, और पाक स्टेट की बात करते हैं तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसका भाग है? तो ये हिमाद्री हिमालय, जिसे आप महान हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय के भाग है। कौन सा? नंदा देवी और नंगा पर्वत। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सा है? तो पहले ट्रांस हिमालय है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद कौन सा है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, उसके बाद सबसे नीचे कौन सा है? तो शिवालिक श्रेणी है। आप क्रम ध्यान रखिएगा। और ट्रांस हिमालय में ही आपका काराकोरम, लद्दाख, जास का श्रेणियाँ इसी में है। और महान हिमालय जिसे आप महाद्री हिमालय कहते हैं, इसी में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सब इसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, चारों राज्यों का नाम ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, और हम ईरान की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा है? तो दस्त-ए-काबिर और दस्त-ए-लूट, ये कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। ठीक है, कुछ और हम बात करते हैं, सोमालिया, यहाँ पे कौन सा है? तो ये सोमालियाई रेगिस्तान यहाँ सोमालिया में है। अटाकामा पूछा जाता है, अटाकामा ये शुष्क मरुस्थल है, तो ये कहाँ पे है? तो ये चिली में है। सहारा का मरुस्थल पूछा जाए तो सहारा का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, आप सभी को पता है। थार का मरुस्थल, तो ये भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल पूछा जाता है, गोबी का मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो ये मंगोलिया और चीन में है। और कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका की सीमा पे है, ये भी ध्यान रखिए। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में ही कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? करा रूस में कौन सा स्थित नहीं है? तो विनिपेग जो है ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा में स्थित है। बाकी बैकाल झील ये सब कहाँ पे है? तो ये रूस में स्थित है। बैकाल झील की बात करें तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा पलाऊ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पलाऊ जो है ये प्रशांत महासागर में है।
प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश है ये पलाऊ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लैंड लॉक कंट्री में सबसे बड़ा कौन सा है? तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। ठीक है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है जो स्थल रुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें हम, तमिलनाडु में कौन सा है? तो मेट्टूर परियोजना। ध्यान रखिएगा, मेट्टूर परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में मेट्टूर। और राजस्थान की बात करें तो भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो पवना परियोजना। ध्यान रखिए, पवना परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना? तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध जो है ये अप्रत्यक्ष कर से यानी इनडायरेक्ट टैक्स से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत माला परियोजना। देखिए, इसका क्या है? इसका जो है उद्घाटन जो है 2015 में हुआ था, लेकिन शुरू इसको कब किया गया? तो इसे 2018 में इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये राजमार्ग से संबंधित है, नेशनल हाईवे से संबंधित था ये परियोजना, भारतमाला परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखिए राउरकेला, दुर्गापुर संयंत्र और भिलाई, ये तीनों जो है इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1956 से 1961। और किस मॉडल पे थी? तो महालनोबिस मॉडल पे थी। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे थी। और ये भी पूछा जाता है राउरकेला जो है किसके सहयोग से बनी है? तो ये जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर की बात करें तो ये ब्रिटेन के सहयोग से। कहाँ पे है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था। सारे ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा की किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के दृष्टि से पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी सेवा क्षेत्र में। देखिए, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आपका कृषि संबंधित जितने भी उद्योग होते हैं, जैसे खनन वगैरह, मत्स्य पालन, ये सब किस में आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है? तो विनिर्माण आता है। ठीक है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपके इसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आपका कौन सा आता है? तो इसमें बैंकिंग, शिक्षा, संचार, परिवहन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जिस ब्याज दर पर आरबीआई क्या करती है? बैंकों को लोन देती है। जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रेपो कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है? कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किसमें किया गया? तो 7वीं अनुसूची में। इसी में ही आपका जो है कौन कौन से जो सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये इसी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है प्रस्तावना। और लेकिन इसके भाषा पर प्रभाव किसका है? तो ऑस्ट्रेलियाई किसका है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान का इस पर प्रभाव है। किस पे? प्रस्तावना पे। ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य तो ये रूस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल की बात करते हैं तो 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो इसमें 19 से 22। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। ठीक है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग किसमें है? तो ये भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा
पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था। ध्यान रखिए, 44वें संविधान संशोधन के ही द्वारा संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में, इसे हटाकर जो है आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। अब कानूनी अधिकार है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। और यही लोकसभा के पहले क्या थे? स्पीकर भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? अभी बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था, ये जो रद्द हो गया उसी में ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जून 2005। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कब दी गई थी? तो जून 2005 में अनुमति दी गई थी। और अगर पूछा जाए लागू कब किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का, तो ये कौन करता है? पंचायत सचिव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त कथन में के संबंध में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग की दी गई। ये सही है, निर्वाचन आयोग जो है संसद तथा राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होता है उसका करवाता है। और निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये भी सही। देखिए, दोनों सही है, लेकिन कह रहा है स्पष्टीकरण नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस। और आर्टिकल पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार वर्तमान में है। और निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, देखिए दो होते हैं। ठीक है, दो क्या होता है? सदस्य होते हैं, और एक क्या मुख्य चुनाव आयुक्त। टोटल 3 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो 14 सितंबर 1950 को दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर है। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 11वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ताप का अवशोषक होता है। तो ये जो तापमान जो है, तापमान को ये नियंत्रित यानी बैलेंस करके रखता है। अगर ये ना होता तो यहाँ पे जो है क्या होता है? बहुत ठंडा होता है ये। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये जय सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये 16 मई 2000 को हुआ था। 16 मई 2000 का। और प्रभावी कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2003 को यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुंदरवन कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गुजरात में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो ये पारित किया गया था आपका 1972 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और प्रोजेक्ट हाथी तो 1992। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेचर क्योर।
ठीक है, ये मोरारजी देसाई की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? देखिए, महात्मा गांधी को टोटल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन मिला नहीं एक बार भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1937 में पहली बार किया गया था। 1937, 38, 39 में लगातार 3 बार किया गया था। उसके बाद 1947, 1948 टोटल 5 बार नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? तो यूएनओ का है। और जिनेवा की बात करते हैं तो जिनेवा में जो है किसका है? तो इसमें WHO का है, WTO का है, ILO का मुख्यालय यहाँ पे है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का मुख्यालय ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये अपोलो 11 था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग जो है इसी के द्वारा गए थे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? तो ये उड़ीसा में है। रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये किस पे होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल का, और ये इसी को सिरका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कैल्शियम। बाकी कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये क्लोरोफिल का क्या घटक है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्नेजाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेजाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिजार्थ कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उनमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? वुड एल्कोहल। तो किसे कहा जाता है? तो मेथेनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3OH इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? किसके द्वारा? परासरण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? फूलों तथा बीजों को कौन सा क्या करता है? रंग प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है तो ये जड़ में पाया जाता है, रंगहीन होता है, जड़ में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाहिका। वाहिकाएं जो है ये फ्लोएम का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये किसका है? तो ये इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसमें कौन से आते हैं? इसमें आपका तारा मछली आता है, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सब इसी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में देखिए प्लेटलेट्स, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, कौन सा विटामिन जो है इसमें सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और एक प्रश्न और बनता है, रक्त वाहिकाओं में रक्त क्यों नहीं जमता है? तो हेपरिन के कारण जो है हमारी रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक रोग मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो उदाहरण है तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है संक्रामक रोग है। और किससे फैलता है? तो ये परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है ये। और इसकी दवा क्या है? दवा का नाम क्या है? कुनैन। सिनकोना वृक्ष से या सिनकोना की छाल से या बनाई जाती है। अच्छा, इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है इसका वाहक होता है। अगला प्रश्न है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मेसाना और सुरती ये जो है गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये किसके है? तो ये जो है भैंसों की नस्ल है। ना कि मुर्रा भी जो भैंसों की नस्ल है, भादावरी ये भी भैंस की नस्ल है, पूछा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो ऑक्सिन जो है, ये चारों जो है पौधे से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। और जिबरेलिन की बात करते हैं तो ये वृद्धि हार्मोन्स है, ठीक है। और फ्लोरोजेंस ये फूलों को खिलाने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और न्यूनतम कहां पे होता है? तो विषुवत रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं। फोटॉन कण की खोज किसने की थी? फोटॉन की खोज किसने की थी? तो आइंस्टाइन ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमने ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया है, रुक्मणी का भी शुरू किया है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बोरान या कैडमियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें बोरान दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो कार्य जो है सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर इंपॉर्टेंट है, तो ये संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? व्यास सम्मान किसे चुना गया? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनकी रचना पागल खाना के लिए, ध्यान रखिए, पागल खाना के लिए दिया गया है। या शिवशंकरी की बात करें, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये सरस्वती सम्मान इन्हें मिला। सरस्वती सम्मान इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम के लिए मिला है। अगला प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया? परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया? आईआईटी खड़गपुर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे हैं, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ। तो साइक्लोन 1 ये मिस्र के साथ हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये इसका जो है इंदौर में किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, प्रवासी दिवस का मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जो है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली थे। और विशेष अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है इसके विशिष्ट अतिथि थे, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? ये पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। तो ये स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है तो कौन सा है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक का सही है। और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसमें बिहार का अंतिम स्थान नहीं, उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है। बिहार का स्थान 16वां है, नीचे से तीसरा स्थान है। इसमें बंगाल का दूसरा, अंतिम से दूसरा, ठीक है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ पे, ये भी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो आप सभी को पता है, अब की बार जो है मोटे अनाज, ऑप्शन सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है 2023, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा, कौन सा है? देख लेते हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, तो ये भी सही है। अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार खिताब जीता, दूसरी बार नहीं तीसरी बार जीता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से इसको आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं, और कोई सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रिट्जर पुरस्कार ये आर्किटेक्चर का पुरस्कार है, ये किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद कैंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी तोरग्या उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव ये केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल राज्य में मनाया जाता है। खार्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। परशुराम कुंड महोत्सव तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक रखा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और WHO ने कब रखा है? तो 2030 तक रखा WHO ने। और भारत ने टीबी तो ध्यान रखिए 2025, मलेरिया पूछा जाए 2030। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसके देवाशीष पांडा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है, यानी थीम क्या है? तो आपका हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है टेबल टेनिस से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार ये 1961 से दिया जाता है, खेल से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो जापान में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान में। और 50वां कहाँ किया जाएगा? तो इटली में 50वां किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7,06,845 करोड़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा कौन किया? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर बाद मॉरिशस, उसके बाद UAE। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं, इसको आप PDF लेकर टेलीग्राम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।